फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सभी को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 2016 के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मापन होता है। तो फ्रेंड्स मापन मात्रात्मक होता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखा करिए। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो फ्रेंड्स सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो फ्रेंड्स प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स उत्तम परीक्षण की विशेषता कठोरता नहीं होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आया हुआ है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा भावात्मक पक्ष कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। ब्लूप्रिंट का संबंध है तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो फ्रेंड्स छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने किया जाने वाला शिक्षण जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो फ्रेंड्स यह कथन रास का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स जो राइटर के कुछ कथन होते हैं उसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ओके, कुछ कथन दे दिए रहेंगे और पूछे जाएगा कि यह किसके द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत 16 नंबर पे प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये मूल्यांकन की परिभाषा यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यताओं को प्रतिशत, मात्रा या अंकों में प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष हैं ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो फ्रेंड्स बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ओके, तो यदि परीक्षा में प्रश्न फिर रिपीट होता है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तो आप लिख सकते हैं कि बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार हैं रचनात्मक एवं योगात्मक। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अच्छे परीक्षण में यथार्थता मतलब वैधता का क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है कि बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है प्रश्न स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, प्रश्न न ज़्यादा सरल न ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार दो प्रमुख प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जाएगा साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो नवाचार वो परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। फ्रेंड्स जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे, यदि लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस हम लोग बहुविकल्पी और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अति लघु प्रश्नों को। ओके, तो चलिए देखते हैं 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अंतर्गत सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम ये देखते हैं कि उसको पूरा करने में वो वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वो वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो फ्रेंड्स व्यापक मूल्यांकन का व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से आशय होता है। ओके, अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स मूल्यांकन की प्रक्रिया को समांतर 4 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा समझ का। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा रुचियों का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मापक के द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध का मूल आधार
समस्या हमारी और हल भी हमारा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध की जो विशेषता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा पर व्यक्ति। ओके, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा परिकल्पना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे समष्टि कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत 16 नंबर पर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन का जो लक्ष्य है, मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, युग्म मूल्यांकन छात्र या छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो इसका उत्तर है, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से क्या आपका आशय है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती है, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, 2 या अधिक में एक सूची मतलब आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की, आगे लिखा गया है, सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, क्रियात्मक शोध से तात्पर्य है उस व्यवहारिक शोध से जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, न्याय दर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। ओके, अगला प्रश्न है,
क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोगों द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और फ्रेंड्स बाकी की जो क्वेश्चन पेपर है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए बस केवल आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।